नमस्ते। नमस्ते। एलआईटी शो के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एलआईटी शो ये खास करके डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी मुंबई ने ऑर्गेनाइज किया है। डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी ऐसे दंपतियों का इलाज करते हैं जिनको बार बार गर्भपात होता है या टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज में भी फेलियर्स आ जाते हैं या उन्हें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी रहती है। ऐसे दंपतियों को हम रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी और खास करके लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी के ट्रीटमेंट से इलाज करते हैं। इस शो में हम ऐसे डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट या पेशेंट्स को इनवाइट करते हैं जिन्हें ये एलआईटी थेरेपी से फायदा हुआ है। आज हमारे यहाँ ऐसे है एक विशेष दाम्पत्य है, सूफिया शेख और वासिम शेख। सूफिया और वासिम इस शो में आने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर फॉर इनवाइट हमें बुलाने के लिए इस शो पर। इट इज आवर प्लेजर कि हम ये पार्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हमें खुशी है कि हमारी वजह से या आपने जो हमको इनवाइट किया इसकी वजह से और 4 लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी एटलीस्ट कि मींस एलआईटी इज अ बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट हमारे लिए। सचमुच आई थिंक सूफिया एंड वसीम, आप हमारे लिए एक स्पेशल गेस्ट है आज के दिन में। आप खुद ने एलआईटी ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस किया है। सो शुरुआत में इस प्रोग्राम की शुरुआत ही हम इस तरीके से करेंगे कि हमें आपके बारे में ज्यादा जानना है। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, क्या हमें और हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? जी सर, एक्चुअली मैं सूफिया वसीम शेख, मैं शुरुआत में एज अ पाइपिंग इंजीनियर काम करने की एक रेप्यूटेड कंपनी में, तो मेरा ऑलमोस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस था। बट आफ्टर दैट फॉर सम ये मेडिकल रीजंस की वजह से आई हैड टू लीव द जॉब। सो अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ फिलहाल एंड ओके। मैं वसीम शेख, मैं लास्ट 14 साल से एक केमिकल कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ भी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हम लोग ठाणे में रहते हैं अभी, इधर मुंबई में ऐसे है, पर अभी इधर मुंबई में फॉर जॉब हम लोग ठाणे में रह रहे हैं अभी। एंड अभी तो लाइक हम लास्ट 1 ईयर लाइक हम लोग का मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग के 2 बच्चे संभालने में जा रहा है। बेसिकली आप मुंबई से है या आप कहाँ से है बेसिकली? नो, बेसिकली हम लोग पुणे से है भी और मेरी वाइफ सोलापुर से है। अच्छा, हम लोग जॉब के लिए एक साथ मिले जब 2008 में हम लोग मुंबई आए, तो जॉब में एक साथ एक डिपार्टमेंट में थे। तो उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 1 साल के बाद। एंड और हम लोग की शादी कुछ 2013 में हुई और लाइक अभी 7 साल हो गए, अभी 7-8 साल। 9 साल हो गए। It's almost 9 years journey. तो शादी के कितने साल के बाद आपने प्रेगनेंसी के बारे में प्लानिंग की या सोचा प्रेगनेंसी के बारे में सोचा? एक्चुअली 2013 में शादी होने के बाद एज यूजुअल जैसे कपल सोचते हैं कि चलो 1 साल अपने लिए ब्रेक ले लेते हैं, तो हमने वैसे ही ब्रेक लिया, एंजॉय करते हैं। तो सिंस 2014 से हमने प्रेगनेंसी के लिए सोचा। तो शुरुआत में हमने सोचा मीन्स नेचुरली, बहुत लोग जब स्टार्ट किया तो नेचुरली थोड़े ऑब्स्टेकल्स थे कि चलो कुछ जल्दी नहीं हो रहा है। तो ऐसा करते करते हमने नेचुरली ट्राई किया प्रेगनेंसी के लिए। तो हमारे उसमें फॉलिकुलर स्टडी ये वो सब थोड़े मेडिकेशंस हो गए, तो उसमें मेरा वेट कम ज्यादा होते जा रहा था। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे, पहले वजन कम करो फिर शायद नेचुरली रह जाएगा। तो ऐसा करते करते 2016 के मिड तक हमने नेचुरली ट्राई किया, बट वी कुडंट
सक्सेस। तो तभी फिर कैसे लग रहा था आपको हाँ। सुफिया? तभी कैसे लग रहा था? मतलब आप ट्राई कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, तो कैसे लग रहा था कि हो जाएगा, या टेंशन तभी आया था या ऐसे? शुरुआत में तो हमने जब डिसीजन लिया था कि नहीं, हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, तो हमें वाह अभी अपना एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। बट जॉब, घर, ये सब थोड़ा मैनेज करना, बच्चों के लिए सच में घबराहट हो रही कि अपने को होगा या नहीं होगा। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये बाकी की चीजें तो हैंडल होते जा रही, पर प्रेस नहीं रह रही, तो एक लेवल का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बिल्टअप हो रहा था कि मैं फॉर्चुनेटली घर वालों ने बहुत साथ दिया। हम लोग यहाँ 3 लोग ही रहते थे शुरुआत में, मैं, ये और इनके मम्मी, तो दोनों से भी मुझे इतना कभी प्रेशर तो हुआ नहीं कि हाँ नहीं रहनी ही चाहिए थी प्रेगनेंसी, अभी क्यों नहीं रह गई। बट मेरा खुद से भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा था कि वो थोड़ा डगमगा जा रहा था कि मुझे सच में कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिस्से में जितना मैं कर सकती थी वो सब कुछ कर रही थी मैं 2-2.5 साल में। बट स्टिल मुझे मीन्स उतना धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होते जा रहा है। शायद से मुझे नेचुरली नहीं रहेगा, अलग टाइप का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जो कि मुझे अपने सोसाइटी में ट्रीटमेंट अलग से लेना प्रेगनेंसी के लिए, यही एक अलग मीन्स थोड़ा अरे बाबा इसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। जैसे नॉर्मल लेडीज प्रेग्नेंट रहती है कि हाँ चलो इसको हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, इन लोगों का नजर है नॉर्मली लेडीज को देखने का, और ऐसे ट्रीटमेंट लेने वाली लड़कियों को फिर अलग नजरिए से देखा जाता है। तो फिर ऐसे लगा कि ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट करनी चाहिए, और मतलब कैसे फिर आपने आगे ये किया? क्योंकि नेचुरली ट्राई कर रहे थे, या तो फिर शुरुआत में ऐसा मीन्स लोगों ने बोला कि ठीक है वेट कंस्टेंट है तो आप आईयूआई के लिए एक बार ट्राई करो। तो अब शुरुआत में ये भी नहीं पता था कि आईयूआई क्या रहता है, आईवीएफ क्या रहता है। आईवीएफ इज लाइक अ टेस्ट ट्यूब। अरे बाप रे, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ये बहुत अलग लेवल का है, तो उतना माइंड में कोई समझना नहीं। पर हमने फिर दोनों ने मिलकर सोचा कि ठीक है, अपने 2-2.5 साल तो नेचुरल में गए हैं, तो अभी आईयूआई के लिए देखते। तो 2016 में हमने आईयूआई करने का सोचा, और 1-2 बार ट्राई भी किया था, बट दैट टाइम ऑल्सो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए उसमें। तो साई निवास क्लिनिक में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था शुरुआत से, तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया नोवा में जाने के लिए। तो जब हम नोवा में गए तो उनको हमने पहले ही हमारा पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि ऐसे हमने बहुत कुछ ट्राई किया है, बहुत सारे फॉलिकुलर स्टडी हो गए मेरे, पर मेरे एग्स ग्रो नहीं हो पा रहे अभी, मीन्स वो लेवल पे मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग देख लेते हैं, अगर हुआ आईयूआई से तो ठीक है, अदरवाइज आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा। तो 2016 के मिड में उन्होंने जब ट्रिगर वगैरह करके एग्स को बढ़ाया, बट बहुत सारे पहला तो जो ट्रिगर दिया था 1 मंथ में, वो तो उसमें हुआ ही नहीं। तो तभी उनका जो लिमिटेड पीरियड था एग्स बढ़ने का वो पास हो गया। तो उन्होंने बोले नेक्स्ट साइकिल में हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट साइकिल में एक साथ 7 से 8 एग्स एक साथ बढ़े। तो उन्होंने बोला कि आईवीएफ के सिवा भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वी वेंट फॉर आईवीएफ देन। तो आईवीएफ के ट्रीटमेंट में आपको सक्सेस मिली, वो क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस ऐसा था, वो लोग बहुत अटेंटिव थे, बहुत अच्छा मीन्स उन्होंने समझाया। तो मेरा एक लेवल थोड़ा टेंशन, आईवीएफ बोले तो अलग ही लेवल रहता है कि मीन्स कैसा रहता होगा, क्या रहता होगा। तो उन्होंने बहुत ईज में हमको सब समझाया, प्रोसेस सब हुआ। तो मेरा पहला आईवीएफ जो हुआ वो एक्चुअली फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो उसके पीछे का रीजन उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला आपका ईरा का इशू है, मीन्स एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी एरे, जिसमें जो एम्ब्रियो है वो कैच करने का एक लिमिटेड टाइम रहता है, तो वो उनको ढूंढना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने 2 साइकिल में वो सब इन्वेस्टिगेट करके मेरा ईरा उन्होंने फाइंड आउट किया, जिसमें इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लेने के बाद 6 घंटे में ही मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफर करना जरूरी है। अगर वो 6 घंटे पास हो जाते तो उसका कुछ यूज नहीं है एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का। तो ये एक मेजर इशू हमको समझा था, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी नॉर्मल आईयूआई या फिर
भी हमारे गया था, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कहाँ इश्यू आ रहा था हमको समझ में नहीं आ रहा। तो दैट टाइम वी क्लिक, अरे शायद हमारा ये प्रॉब्लम था बोल के मुझे इतने सालों से प्रेगनेंसी नहीं कर पा रही थी। तो वो जब ईरा फाइंड आउट हुआ तो जो नेक्स्ट आईवीएफ हमारा हुआ उसमें मैं प्रेग्नेंट रह गई 2017 में जनवरी में। वो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था। आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम। और बट कैसे बोलते हैं कि हमारा हैप्पीनेस ज्यादा आफ्टर 10 days बिकॉज वी वर वेटिंग कि हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारा स्कैन होगा, लाइक आफ्टर 6 वीक्स डॉक्टर टोल्ड अस कि मतलब बोला था कि आपका रिपोर्ट अभी पॉजिटिव है तो आपको 2 वीक या 3 वीक में जाके स्कैन करना होगा। हम लोग उसका मेडिकेशन और वो सब वही माइंड में थे, बट सडनली इसको ब्लीडिंग चालू हो गया 10 दिन के बाद। सो फिर वो थोड़ा हो गया तो समहाउ हम लोगों ने ट्रीटमेंट लेके वो ब्लीडिंग तो बंद हो गया, बट जब स्कैन किया तो फिर पता चला कि नहीं वो मतलब जो भी एम्ब्रियो था दैट इज प्रेगनेंसी फ्लश, डिस्कंटिन्यू हो गई, तो उन्होंने बोला वो सो प्रेगनेंसी नहीं रही। तो इसके similar बाद भी problem आप फिर हाँ हाँ तो सिमिलर प्रॉब्लम लाइक फिर ये एक साइकिल हो गया, तो फिर उसके बाद में भी अगला साइकिल किया तो आई थिंक आफ्टर 6 months we again tried for IVF। राइट। हम्म। तभी एक्चुअली हम लोगों को डॉक्टर ने बताया कि मे बी ऐसा होता भी है किसी केस में, क्योंकि एम्ब्रियो अगर अच्छा नहीं होगा या कुछ होगा तो बॉडी ही रिजेक्ट कर देती है। तो सो विथ अगेन अ न्यू होप वी अगेन मतलब हम लोग वापस 6 महीने बाद वापस आईवीएफ किया, बट आई थिंक द डेस्टिनी रिपीट्स, मतलब वापस सेम चीज भी हम लोगों को हुआ कि वो अगेन हम लोगों को अच्छा न्यूज मिला और 10 दिन में 10-11 दिन मोस्ट प्रोबेबली मतलब हम लोगों को फिर अगेन वो ब्लीडिंग हो जाता था। 5 And, weeks 4 days या 3 days पे मेरा प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू होने का। वैसे आपने सुफिया कितनी बार ऐसे आईवीएफ किया आपने और फिर कितनी बार प्रेगनेंसी रुकी थी? एक्चुअली 4 बार आईवीएफ फेल हो गया सर, और हर बार सेम तरीके से 4 बार। और एक बार शायद आपको हमेशा अलग-अलग नेचुरली रुक reason जी, एक बार मुझे नेचुरली भी रुक गई थी और तभी मैं बहुत खुश हो गई थी कि एटलीस्ट मैं खुद से माँ बन सकती हूँ, मुझे आईवीएफ की जरूरत नहीं है। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी और उसी कॉन्फिडेंस से मैं जब बेबी के हार्ट बीट सुनने के लिए हम लोग स्कैन करने के लिए गए थे तो डॉक्टर मीन्स वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ने जो बोला कि नहीं आपको बेबी बना ही नहीं है, वो फीटल पोल ही नहीं बना है, तो हार्ट बीट कहाँ से आएगी। सब दुनिया ऐसा पूरा एकदम क्लैश होते गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मीन्स एक्चुअली मुझे खुद पे इतना डाउट हो गया कि मैं ऐसा लगा कि माय लाइफ इज नॉट वर्थ एट ऑल। एग्जैक्टली वसीम और सुफिया, तभी जब भी इतनी 4 बार या 5 बार मिसकैरेज हो गए तो तभी आपके मन में क्या ख्याल आते थे कि अभी मतलब आगे के बारे में या फ्यूचर के बारे में? आई थिंक आपने अपना जॉब भी छोड़ा था उसके लिए, जो आप कहती है आई थिंक यू कुड नॉट इमेजिन योरसेल्फ विदाउट जॉब, कि ऐसे कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि मैं कभी जॉब के बगैर रहूंगी। एक्चुअली बहुत करियर ओरिएंटेड थी और मैंने शुरुआत से ही इनको बोला था क्योंकि मुस्लिम कल्चर है तो उसमें यू नो कि फैमिली में एक लेडी का रहना जरूरी होता है, पर फिर भी मुझे कभी फोर्स नहीं किया गया कि मुझे फैमिली में ही रहना है। उन्होंने ठीक है आपको करियर करना है आप कर लो, किसी चीज के लिए फोर्स नहीं था मुझे। बट जैसे जैसे हर एक आईवीएफ में बोला कि नहीं, पहले आईवीएफ जब फेल हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं जरूरत नहीं था कि मैं लाइक दूसरे दिन ही जॉब पे चली गई थी, तो उन्होंने बोला कि शायद ठीक से बाकी लोग जो रहते हैं घर वाले नहीं पर बाकी जो समझते वो लोग बोलते हैं शायद तुमने ठीक से प्रॉपर आराम नहीं किया होगा इसीलिए, ऐसा थोड़ी ना कोई लगे जॉब पे जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है नेक्स्ट आईवीएफ में मैं 10 दिन की छुट्टी ले लेती, तो मैंने छुट्टी ले ली, वो आईवीएफ भी फेल हो गया। उसके अगले आईवीएफ में बोला पूरा महीना छुट्टी ले लो, मैंने पूरा महीना छुट्टी ले लिया। फिर तीसरे आईवीएफ में मुझे ऐसा लगा कि मीन्स नहीं अभी जॉब ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे शायद मेंटल स्ट्रेस, जो जॉब पे भी मैं सपोर्टिव रहते हैं लोग पर थोड़ा एक अलग लेवल का स्ट्रेस आता ही, तो घर का और बाहर का प्लस अपना पर्सनल जो एक बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में वो शायद मेरे से मेंटेन नहीं हो रहा, तो मैंने पूरा जॉब ही क्विट कर दिया उसके बाद, जो कि मेरे लिए मेरा बहुत हार्ड डिसीजन था, वो मुझे नहीं छोड़ना था एक्चुअली। तो सिंस 2018 मैं घर में थी, अगस्त 2018 से। फिर उसके बाद जो मैंने एक आईवीएफ किया तो उसमें मैं वो फेल हो गया,
उसमें मीन्स मेरा पूरी दुनिया में ऐसा हो गया कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, ना जॉब रहा, ना मैं प्रेग्नेंट हो पा रही हूँ। मेनी टाइम्स आई थॉट कि नहीं, मीन्स इसके आगे लाइफ ही नहीं। उसका ऐसे हो रहा था कि वो पूरा होप सी लूज कर रही थी, बिकॉज क्योंकि जो भी हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे वो सब अच्छे ही आ रहे थे, तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो फिर वैसे ही चल रहा था। हम लोग दूसरे ऑप्शन भी देख, मतलब साइड बाय साइड, अगर इतना सब हो गया फिर भी बेबी नहीं हो रहा है क्या, तब हम फिर सब भी चले गए थे वही टाइम पे। लकीली थोड़ा हम लोग अर्ली ये सब ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो एज मतलब जो समय रहता है वो हम लोग के पास था, बट स्टिल उसके बाद भी मतलब अभी क्या बचा है, ऐसे भी हो गया था हम लोगों का। तो हम लोग दूसरे ऑप्शन भी सब देख रहे थे। तो समहाउ बट एक दिल में से अंदर टूट भी गए थे कि मतलब पता नहीं क्या होगा, क्या ऐसे ही अकेले ही जिंदगी गुजारना पड़ेगा, मतलब हमारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। फिर भी जब भी हमको ऐसे कुछ होता था तो लकीली हम लोग का जो एक्सटेंडेड फैमिली है पुणे में, सो इट इज वेरी बिग। तो समहाउ हम लोग को ऐसे कुछ डिसहार्टनिंग हो जाता था मोमेंट की मिसकैरेज हो गया, तो हम लोग के के बाद पास ऑप्शन था, तो एटलीस्ट हम लोग उधर आराम करने के चले जाते थे, उधर का टाइम बिता के, तो उसमें वो दुख दर्द भूल के थोड़ा एक हफ्ता हम लोग थोड़ा रिजुवनेटेड होके देन हम लोग वापस मुंबई आ जाते थे और फिर अपने काम पे लग जाते थे। तो वैसे ही लाइफ चल रहा था। तो फिर जब इसका फोर्थ मिसकैरेज हो गया आई थिंक, तो तब डॉक्टर प्रिया ने, मैम ने, आई थिंक समहाउ आप लोगों का उन्होंने आर्टिकल हाँ, कहीं पढ़ा वो था या मुझे कुछ आपसे लेक्चर पूछना अटेंड है किया था, तो सुफिया कि जब उन्होंने भी हमको फिर आप लोगों का वो पूछना है कि जब भी डॉक्टर प्रिया ने आपको एक्चुअली मैडम के पास भेजा, तभी आपके मन में क्या आया कि आपको लगा था कि कुछ होगा अच्छा, या एक्चुअली हर मिसकैरेज के टाइम पे ना प्रिया मैम ने हम लोगों को बहुत अंडरस्टैंड करके भी लिया था, और हमारे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो हमेशा डिस्कस करने के हमारे साथ। तो वो फीटस का भी ये क्या डीएनए करने देने के, कैरियोटाइप कैरियोटाइप कैरियोटाइप, राइट। तो वो कैरियोटाइप के लिए भी देने के और उसमें अलग अलग प्रॉब्लम समझने के। तो 2-3 मिसकैरेजेस के भी उन्होंने जो फीटस के थे उन्होंने भेजे थे टेस्ट के लिए, और अलग अलग कुछ तो निकलने का। तो और इसके अलावा भी जो आजू बाजू के लोग हैं जो रिकमेंड करने क्या पड़े, ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास, ये इनका बहुत अच्छा है रेपो, और इनके पास इतने सारे गए थे सब प्रेग्नेंट होके। हमने ये लोगों को भी बहुत ट्राई किया, पर ये समय में अभी डॉक्टर का एक नाम नहीं लेना चाहती उनका, पर उन्होंने तो सीधा मेरा यूट्रस चेक में पेट पे से हाथ घुमाया, क्या किया पता नहीं, एंड शी सडनली टोल्ड मी कि हिस्ट्री सुना, बोले तो कभी मां नहीं बन पाई। एंड वो सब में ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए कि मीन्स प्रेगनेंसी तेरे कभी कंटिन्यू नहीं होगी। मुझे बहुत शौक लगा। उसके बाद मैंने बाकी के डॉक्टर्स से मिलना ही छोड़ दिया। और जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तो ओटी में ही शायद पता नहीं प्रिया मैम बोल रहे थे कि इतना एनेस्थेशिया देने के बाद भी यू आर कंटिन्यू ट्राइंग। मैंने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा, बट दैट मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी कि मुझे बेबी चाहिए ही। मैं इसके सिवा मैं खुद को इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी। और फिर उन्होंने हील करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दिया और 1 हफ्ते के बाद वापस बुलाया उन्होंने, और फिर बाद में आपके बारे में बोला। तो शुरुआत में मुझे लगा कि ठीक है, ये सब बाकी डॉक्टर्स के जैसा भी रह सकता है, एक बार मिल के आने में क्या प्रॉब्लम है। हमने अभी तक तो इतना ट्राई किया है, और फाइनली हम एडॉप्शन के पेपर्स में ऑनलाइन फॉर्म भी डाउनलोड किया था। एक हाथ में फॉर्म था और एक हाथ में आपका कॉन्टेक्ट नंबर था। सीरियसली मीन्स संभव कि हम लोग आपके पास आए और आपने जैसे एक्सप्लेन किया मेरे प्रॉब्लम्स में। आप अलग थेरेपी का भी नाम ले रहे थे, LIT। मैं बोला कि सब लोग कुछ ना कुछ तो अलग बोलते हैं, ठीक है हम लोग जाना चाहिए नहीं चाहिए इसको। तो ये सेड कि एक लास्ट बार ट्राई करते हैं, अगर ये ट्राई फेल हो गया तो हम लोग जिंदगी भर अकेले रहेंगे, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। तो बहुत एकदम
पत्थर रख के ये डिसीजन किया था हमने कि ठीक है ये बार भी जाएंगे प्रेगनेंसी के लिए, पर ये बार कोई होप्स नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं, अगर नहीं होती है प्रेगनेंसी तो कोई बात नहीं। ये सोच के एक्चुअली हम लोग आपके पास आए थे। तो जैसे डॉक्टर प्रिया ने आपको बोला, तो आप जब हमारे यहाँ आए डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी में, तो वहां आपका एक्सपीरियंस कैसे था? LIT ट्रीटमेंट के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसे था? एक्चुअली LIT तो हमारे लिए कम्प्लीटली नया था। इवन बाहर से पढ़ने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं। जनरली हम लोग जब भी हमारा मिसकैरेज हो जाने का, तभी प्रेगनेंसी का कुछ तो रीजन समझने के लिए हम लोग सर्च कर पा रहे थे कि ये इशू हो सकता है, पर और उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, बाकी सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल, पर LIT के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी नहीं हमारे पास। तो हम लोग कम्प्लीटली ब्लैंक ही थे और कम्प्लीटली आपके ऊपर ही डिपेंड थे। तो शुरुआत के टाइम पे जो फर्स्ट टाइम आपने विजिट, तो आपने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो सकती है। फिर भी हम लोग श्योर नहीं थे। जब ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आए तभी आपने लिम्फोसाइट्स का रीजन बताया, तो हम लोग श्योर हो गए कि नहीं, वी शुड गो फॉर इट, LIT वी हैव टू डू इट। जब हम लोग पहले बार आए थे, आपने जितना टाइम दिया, जितना इससे मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइक यू, आप तो पूरे नए थे हम लोगों के लिए, बट द वे यू लिसन टू अस, आपने जितना पूरा टाइम लिया, पूरा 1-1.5 घंटा, आई थिंक हम लोग पूरा 1.5-2 घंटा पहले विजिट में आपके पास बैठे थे, आपने जितना पूरा सब कुछ जान के लिया, आपने पूरा एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक दैट रीइग्नाइट सम होप इन अस। मतलब नहीं कि ठीक है डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं, सो इट सीम्स कि कितना कुछ रिसर्च हो रहा है, मतलब ये भी कुछ फील्ड में, तो सो दैट गेव अस अ गुड, मतलब क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन है, होप आ गया कि चलो फिर इतना सब ट्राई कर चुके तो ये भी ट्राई करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मतलब डॉक्टर प्रिया तो थे ही कि हम लोग, वो तो जैसे बोलते थे, तो शी वाज लाइक अ फैमिली मेंबर टू अस। तो सडनली जैसे जब आपने वो टाइम दिया हम लोगों को, एंड वे यू एक्सप्लेन्ड अस, जैसे आपका स्टाफ था उधर वो सब, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अस टू गो टुवर्ड्स दैट ट्रीटमेंट। तो LIT प्रोसीजर जो आपने अंडरवेंट प्रोसीजर, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपको कुछ दिक्कत थी या कुछ साइड इफेक्ट लगा या तकलीफ लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज LIT शुरुआत में मैंने सुना था कि बहुत सारे इंजेक्शंस लेने होते हैं ये वो, पर जब वो ट्रीटमेंट जब चल रहा था तो मुझे कुछ अलग फील नहीं हुआ। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ अलग कर रहे मेरे साथ। और वह सिंगल सिटिंग था, तो मुझे वो जो भी चल रहा था, और आप लोग इतना अच्छे से सब एक्सप्लेन भी कर दी, कुछ नहीं होने वाला है और इतना सा ये होता है ये वो, मैं मीन्स बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे कुछ अलग नहीं लगा। और बाद में मुझे उसका कभी कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं लगा, अभी आज तक तो नहीं। नहीं, हम लोगों को भी लाइक इसके पहले मैंने तो कभी ब्लड दिया नहीं था कोई भी ट्रीटमेंट में, ये तो पहली बार था जब मैंने IV चढ़ाया था। एक बार फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब किसी ने ब्लड इतना ड्रॉ किया था, बट वही मतलब जैसे इसके बाकी ट्रीटमेंट होते थे तो काफी कुछ गोलियां खानी पड़ती थी जो बॉडी पे साइड इफेक्ट्स लाती थी, या कुछ इंजेक्शन लेने पड़ते थे। तो LIT में हम लोग को भी इनिशियली मतलब एक था कि पता नहीं क्या क्या होगा, बट आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो मतलब एक हाफ डे का ही प्रोसेस है अगर आप देखा जाए तो, यू हैव टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो जस्ट 1-2-3 घंटे में वो प्रोसेस सब खत्म हो जाता है। तो और उसके बाद भी कुछ भी साइड इफेक्ट्स आई थिंक नहीं है हम लोगों को, तो मतलब नो फॉर अ स्मॉलर पे, मतलब इमीडिएट फ्यूचर एंड इवन फॉर द लॉन्गर फ्यूचर कुछ अभी तो भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तो LIT के बाद में आपने जो प्रेगनेंसी प्लान की, उसके बाद में जब आपको पहली सोनोग्राफी आपने की, तो उस टाइम का आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं? आई थिंक वो एक स्पेशल ओकेजन था, मैडम ने मुझे बताया है कि वो अलग ही एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मैंने जैसे बोला 2014 से लेके 2020 तक की जितनी भी हमारी जर्नी थी, वो 7 साल जो थे, मैं सिर्फ एक चीज के लिए एकदम डेस्परेट थी कि मुझे बेबी के हार्ट बीट सुनना है। और हालांकि हम लोग वो स्टेज पे कभी भी आए नहीं जो
5 वीक्स 3 डेज जो मैंने बोला आपको, वो हमारा आज तक का फाइनल था। और जब LIT के बाद तो फर्स्ट टाइम IVF थ्रू प्रेग्नेंट, लिटरली मैं बहुत खुश थी। और फिर भी इन्होंने बोला कि ज्यादा खुश मत हो, अभी हम आपने लोग को वो एक घंटा काउंट कर रहे थे हम एक्चुअली। पूरा एक घंटा 1 मिनट काउंट कर रहे थे सही तो। और जब स्कैन सेंटर पे गए तो तभी भी आई वाज सो एंशियस कि क्या होने वाला है क्या नहीं, पूरा हाथ पैर स्वेटिंग, पूरी ठंडी पड़ गई थी मैं। और स्कैन सेंटर में अंदर बुलाया रश्मि मैम ने, तो उन्होंने किया। बहुत टाइम तक वो कुछ बात ही नहीं कर रही थी। तो मैं इतना इस पे थी कि मुझे अभी क्या सुनने को मिलेगा पता नहीं। बॉम्ब मैं आई वाज ऑन टिकिंग बॉम्ब कि क्या होने वाला है, वो मैं आपको अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और जब ये सेड की सूफिया आपके हस्बैंड को बुलाओ, तो मैंने बोला मैम कुछ सीरियस है क्या, आप मुझे बताइए पहले तो मैं इनको बताऊं। तो ये सेड नो नो नथिंग सीरियस, पर आपको ना आपके ट्विंस रह गए तो तो वो टाइम मेरा सब में मुझे क्या करूं और क्या नहीं ऐसा। तो आई वाज स्टार्टेड क्राइंग। वो चेक कर रहे मुझे साइड बाय साइड, वो देख भी रहे पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर मेरे आंसू बहते जा रहे थे। और कब मैं बाहर थी, इनको वो न्यूज सुनाऊं वो समझ में। तो मैम बोले कि ठीक है आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अपन करेंगे पहले स्कैन पूरा करेंगे। जैसे मैं बाहर आई रोना चालू कर दिया था मैंने, कुछ मुझे समझ में आया। और क्या हो गया, तो ये तो क्या और क्या कुछ मिला के इसको है क्या? क्योंकि somehow वो जब बाहर आई तो वो रो ही रही थी, ना कुछ बता रही थी ना कुछ, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो वो टाइम भी ऐसे कोरोना का था, तो हस्बैंड को भी अंदर नहीं ले रहे थे। डिफिकल्ट टाइम था पूरा वो गया सब। बट समहाउ मतलब उसने फिर उसको कंट्रोल किया और उसने बताया नहीं नहीं, तो मैंने आज पहले बार हार्ट बीट सुनी, और वो भी 2-2 बच्चों के। तो लाइक हम लोग पूरा रिलीव हो गए। एक दिल में जो सुकून आता है, जो वैसा पूरा एक सुकून लेके पूरा पहले बेंच पे बैठ गए, थोड़ा 5 मिनट बैठे टू एब्जॉर्ब दैट हैप्पीनेस। एंड देन फिर हम लोग उनके पास जाके फिर उनसे बात किया। फिर उन्होंने बोला कि थोड़े देर में रिपोर्ट मिल जाएंगे आपको। आई थिंक हम लोग वो मतलब बता नहीं सकते दैट फीलिंग कि द डे, मतलब हम लोग ने जब पहले बार सुना कि नहीं आप 2-2 बच्चे हैं और उनका हार्ट बीट भी काफी अच्छा है, ग्रोथ भी काफी अच्छी है, मतलब फॉर दैट 6 वीक्स। तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन। या मुझे याद है आप जब आए दिखाने को रिपोर्ट, तभी भी आप रो रहे थे। तो हमें समझा नहीं दोनों को कि क्या हुआ। एंड आप दोनों हमारे पैर छुए और बोले कि ट्विंस है और हार्ट बीट सुनाई दिए। सो मुझे अभी भी वो दिन याद है, आप दोनों के चेहरे पर आंसू भी आ रहे थे, लेकिन इतनी खुशी के आंसू थे वो। सो वो टाइम मैं कभी भूल वो 6 इयर्स वेट लोगों के लिए बहुत नॉर्मल लगता है, पर वो 6 इयर्स में जो एक एक दिन रहता है और एक घंटे रहते हैं कि नहीं ये टाइम पे आपको वापस आना है ट्रीटमेंट के लिए, या फिर ये टाइम पे आपका वापस चेक करेंगे। वो टाइम जब कटते कटते 6 साल गुजर जाते हैं, और तब आपको जो खुशी मिलती है सुनने को, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो प्रेगनेंसी में आपको कुछ प्रॉब्लम हुए थे या यानी बहुत सारे मेडिसिन भी दिए मैडम ने आई थिंक। जी जी, एक्चुअली जब हमने 6 वीक का जो पहला स्कैन किया था वो किया था 7 तारीख को, और 10 तारीख को मुझे वापस से सेंटर पे आना पड़ा, बट नॉट बिकॉज ऑफ एनी मेडिकेशन। पता नहीं ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग हुआ था मुझे, तो पर उसका और ट्रीटमेंट का कुछ इशू नहीं था। वो बेबी के साइड में जो ब्लड वो जमा हो गया था, शायद वो पास हो रहा था। बट मैं बहुत टेंशन में आई थी, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत बार हो चुका था। जैसे 5 वीक्स 3 डेज आया तो बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाने के बाद वो दैट टाइम आई वाज वेरी स्केर्ड कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। मींस हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट। इवन आपने बोला कि ठीक है अपन स्कैन करके देख लेते हैं, और जब स्कैन करने को आए थे तभी लाइट चली गई थी मुंबई में। फर्स्ट टाइम इतना 7 घंटे का गया, वो 7 घंटे 5 साल के बराबर लगे। जो 6 साल निकाले और वो 7 घंटे जो स्कैन का आने वाला था,
लाइट जब 2-3 बजे आई तो आपने इनिशियली मेरा स्कैन किया, आपने श्योर किया कि बेबीज को कुछ नहीं है हुआ है, जो एक्सटर्नल जो ब्लीडिंग जो जमा हो गया था वो पास हो गया। ही वाज लाइक ये शायद बेंच पे ही गिर गए थे, उधर ही बैठ गए थे लिटरली, क्योंकि इतना टेंशन आया था हम लोगों को कि वो हम लोग वो भी नहीं, वो डर नहीं बता सकते आपको। नहीं मतलब तो थोड़ा दूसरे भी इश्यू थे, ब्लड थिनिंग वगैरह, तो उसका जो मेडिकेशन Exactly. था, तो आई थिंक ये ब्लीडिंग के बाद में फिर हम लोगों ने दूसरे और ब्लड स्पेशलिस्ट, आई थिंक कुछ और डॉक्टरों से भी कंसल्ट करके हेमाटोलॉजिस्ट से आपने इंट्रोडक्शन कराया। एडजस्टेड द डोज, एंड आई थिंक उसके बाद तो प्रेगनेंसी काफी Easy. सीमलेस हो गई। मीन्स जितना आपने हमारे हर इश्यूज को समझ के लिया है, आई डोंट थिंक कोई डॉक्टर इतना सोच के समझ के मीन्स सुनने के बाद बहुत सारे क्राइटेरिया थे, आपने जितना तो बहुत सारा है। जैसे मेरे हार्ट बीट फास्ट हो जाते तो भी आपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास श्योर करने के लिए भेजा कि मुझे कुछ इश्यू तो नहीं है। ब्लड जब पास हो रहा था तो आपने हिमोटोलॉजिस्ट के पास गया मेरे इंजेक्शन क्लोरोक्विन का डोज एडजस्ट करने के लिए। मीन्स डॉक्टर्स लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती, हर कोई उनके पेशेंट की केयर करता है, तो जितने एक्सटेंड तक आपने केयर की है वो कोई नहीं कर सकता। और प्रेगनेंसी में भी जैसे हम बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन रहते हैं, इंटरलिपिड्स है, या वो सब भी आपने बराबर लिए। मुझे आई रिमेम्बर कि 30-40 किलोमीटर ड्राइव करके आते थे आप, और इतने दूर से, और रेगुलर ट्रीटमेंट लिया आपने। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो सब आपने सही तरीके से लिया, इसीलिए तो फाइनली प्रेगनेंसी वेंट टू एंडेड सक्सेसफुली, इजंट इट? एक्चुअली इसमें भी एक बात ये हो गई थी कि इंजेक्शंस, पैंडेमिक का टाइम था और कोई डॉक्टर घर पे आने के लिए तैयार नहीं था, जितना अभी रोज जितने इंजेक्शन लेने थे मुझे प्रोजेस्टेरोन के, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू था कि इंजेक्शन लेंगे कैसे। ना मैं ज्यादा जा सकती क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पे थी, ये लोग मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे थे। और तभी हमने सोचा कि यार इतने सारे इंजेक्शन तो है, अभी अपने को रोज तो इंजेक्शन लेना ही है, तो क्या करेंगे। एंड इन्होंने लाइफ में कभी भी इंजेक्शन ज्यादा लेने की बात तो दूर है वो बच्चों के लिए इन्होंने इंजेक्शन देना सीख लिया वो पैंडेमिक में तो रोज एक इंजेक्शन इनके हाथों से इतना मुश्किल लेना पड़ा। सो डॉक्टर वसीम आ गए आपके लिए। वो पैंडेमिक और ये प्रेगनेंसी ने बहुत कुछ सिखा दिया अभी। तो अभी आपके बच्चे कितने बड़े हैं? अभी हमारे बच्चे पूरे 1 साल के हो गए हैं अभी। अरे वाह, पिछले महीने उनका बर्थडे मनाया था। नहीं, हम मिले भी है उनसे, और अलग अलग फोटोज भी देखे हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं और बहुत ही स्मार्ट है। एक तो बात डेफिनेट है, बहुत स्मार्ट है। सब आप लोगों ने जितना ध्यान दिया है सब उसी का फल है। प्रेगनेंसी रहना, डिलीवरी होना अलग बात है, पर जिस तरीके से केयर करके हर इंजेक्शन के पीछे, हर दवा की पीछे कि ये क्यों लेनी है, कैसे लेनी है, उसके वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है, इतना डिटेल में आपने सब कुछ समझाया था। वो सब चीजें वो आज मेरे बच्चे जो हेल्दी है तो वो उसका रिजल्ट है एक्चुअली। नहीं तो डिलीवरी, अनफॉर्चुनेटली मेरी डिलीवरी 7th मंथ में हुई थी, एंड में आपको भी पता है। मुझे बहुत डर था कि 7th मंथ के बच्चे हैं और NICU में 1.5 मंथ तक थे, तो मैं श्योर नहीं थी कि वो कितना पिकअप कर पाएंगे आगे जाके। पर वो सब जो पहले ट्रीटमेंट, वो 7 महीने में जो ट्रीटमेंट मिला था, वो सब उसका नतीजा है कि बच्चे आज बहुत जल्दी फास्ट पिकअप किया सब उन्होंने। तो आपने अभी LIT ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस किया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, LIT ट्रीटमेंट के बारे में? या किसी और मैं एक्चुअली ये बता, क्या आपकी क्या सलाह रहेगी जिनको सच में है कि ये हैप्पीनेस चाहिए, तो LIT के जितना आसान तरीका आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जितना आप सफर करते हो, बच्चा नहीं हो रहा है और बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए ये सारे वो इंजेक्शंस लो, बाकी का सब
चीजें भी ध्यान रखो, फॉलो। वो फ्रस्ट्रेशन भले प्रिकिंग ना हो, पर वो टाइम जो पास करना है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उसके सामने बाकी कर्ट्स और पियर्सिंग वो कुछ नहीं लगता है आपको, प्रिकिंग वगैरह कुछ नहीं लगता है। बट LIT वन सेटिंग में इतना सिंपल सेटिंग है, आपको इमीडिएटली 2-3 महीने के बाद आप ट्राई करते हो, आता है रिजल्ट। तो ये सब में बेस्ट है और आसान है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमको तो नहीं मिला आज तक किसी चीज का साइड इफेक्ट, और आसानी से प्रेगनेंसी रहेगी। इससे बेस्ट ट्रीटमेंट मुझे आज तक नहीं मिला। लाइक फॉर मी आई थिंक ये तो अभी ऐसे, मतलब अगर ये लोगों को 4 मिसकैरेज के बाद पता चल रहा है तो बेटर व्हाई नॉट इंक्लूड दिस ब्लड टेस्ट। मतलब ये इनिशियल ट्रीटमेंट में ही, मतलब अगर जब आप IVF करते हो तो कुछ काफी ब्लड टेस्ट आप पहले भी करते हो, तो ये जो आपके जो ब्लड टेस्ट जो आप लोग स्पेशल बोलते हो, तो इवन दे कैन बी परफॉर्म मच अर्लियर इवन बिफोर फर्स्ट IVF। तो ऐसा कुछ प्रोटोकॉल में भी अगर ऐड कर दे तो मे बी जो लोग इतना रिपीटेड मिसकैरेज में जा रहे हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड, क्योंकि लोग इतना पैसा तो डाल ही रहे, इतना लोग IVF करने ही वाले, तो एटलीस्ट दिस ब्लड टेस्ट कैन ऑल्सो बी एडेड देयर एंड उनको उधर भी थोड़ा उनको जानकारी मिल जाए एंड उनके पास ऑप्शन हो अगर कि आप पहले ही कर सकते हो तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी द वन वे। मतलब लोगों को इतना हार्ट ब्रेक भी नहीं होगा, मतलब जैसे हर एक को इतना 4 मिसकैरेज और 5 मिसकैरेज में जाने की, और उसके बाद ही फिर ये सब देन उसको पता चले कि फिर LIT है, देन यू गो फॉर इट, तो इतना सब जाने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि हर मिसकैरेज के बाद जो सेल्फ कॉन्फिडेंस सब डैमेज हो जाता है, वो आप खुद पे भरोसा करना छोड़ डालते हो। ये चीजें पैसों से नहीं भर सकती, तो इतना सब कुछ में से जाने से अच्छा है कि अब शुरुआत से ही LIT के लिए जो ब्लड रिक्वायरमेंट रहती है वो अगर करते हो ना, तो काफी कुछ चेंज हो सकता है, सब प्रिवेंट हो सकता है। बिल्कुल सही, बिकॉज LIT ऐसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, ऐसे हर एक के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कोई 4 या 5 या 10 मिसकैरेज तक जाए और फिर वो इलाज करे। तो और जी। इसके लिए भी एक तरीका है, पेशेंट सिलेक्ट करने का तरीका है, टेस्ट करके पेशेंट कपल्स सिलेक्ट करते हैं जिनको इससे फायदा हो सकता है, होने के चांसेस ज्यादा है। सो टेस्ट करना इजी है एंड जिनको इससे फायदा होने वाला है वो इलाज कर सकते हैं और डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या लगता है? Yes, sir. और बच्चे सो रहे हैं अभी आपके कि? जी एक्चुअली सो रहे हो दोनों भी। ओके नो प्रॉब्लम। दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, उन समहाउ हम लोग ने उनको सुलाया और फिर अभी कॉल हो रहा है। ये सब सेशन नहीं हो पाया होता। नहीं, हमने उनको देखा तो है एंड बहुत ही प्यारे बच्चे हैं एंड इतने होशियार है एट 1 ईयर। नहीं सोने दो उनको, नहीं तो हम उनके फोटोज फिल्म में पॉसिबल है तो डेफिनेटली ऑडियंस को दिखाएंगे सबको दिखा देंगे। श्योर। इवन आप लोग के साथ अच्छा पिक आया उनका, वो अच्छा क्लिक हो गए। श्योर वो हम डाल देंगे, जरूर नो प्रॉब्लम। Okay, so it is really nice of you, I think both of you, कि दोनों आप इस शो पे आए और दिल खोल के बात की। मतलब मैं तो कहूंगा कि दिस इज वेरी पर्सनल, जो आपने शेयर किया बहुत ही पर्सनल बात है। मतलब कोई शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन आई थिंक आप अपने ही बारे में नहीं, आई थिंक सबके बारे में सोच रहे हैं, या दूसरे जो आपके जैसे है जिनको आपके जैसा प्रॉब्लम है उनके बारे में आप सोच रहे हैं, और इसीलिए इतनी खुल के ये पर्सनल बात आपने की है। सो दैट इज रियली कमेंडेबल। नहीं तो इट इज डिफिकल्ट थिंग एंड आई नो यू आर इमोशनल, कितनी बार आप इमोशनल हो गए थे। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतनी डिफिकल्ट बात है, फिर भी लोगों के सामने रखना ये बहुत ही बड़ी बात है। जी, हमको खुशी है कि अगर हमारी ये सोच की वजह से भी और 4 लोगों के घर में उजाला आता है, उनकी जिंदगी में भी खुशी मिलती है, हम लोग डेफिनेटली ये चीजें करेंगे। इवन आज भी मैं किसी सेंटर पे जाती हूँ, कोई मिलता है ऐसा सुनने में कि अरे इनको नहीं हो रहा है, मैं डेफिनेटली आप लोगों का नाम लेती हूँ, आपके सेंटर में जाने के लिए इंसिस्ट करती हूँ उनको। तो आप लोग जो काम करे वो इनकम्पेरेबल है किसी के भी साथ, क्योंकि बहुत बड़ी बात है किसी के घर में। क्योंकि हमने 6 साल हम 3 लोगों की लाइफ अलग थी और आज हम 5 लोगों की लाइफ अलग है, जो कि हम लोग सोचते अरे हम लोग ऐसे भी रहा करते थे, सिर्फ टीवी देखना या अपना अपना काम करना। आज
ऑल टाइम सिर्फ बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, सिर्फ उनके बारे में सोचना पड़ता है, सुबह से लेके रात तक। अभी 3-4 घंटे के बाद क्या खाएंगे, अभी और क्या करेंगे। मेरा शेड्यूल में जो जॉब मैंने छोड़ा उसके अलग ड्यूटी, कंप्लीटली अलग ड्यूटी लग गई है। अंत में और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, आई थिंक वो मैडम के बारे में है, मतलब आपसे नहीं कही थी, लेकिन आपके जो भी हार्ट बीट्स आए थे या आपके हर एक स्टेज में, जैसे प्रेगनेंसी 5 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तो जैसे आप सेलिब्रेट करते थे, मैडम जितनी खुश रहती थी कि आज सुफिया के हार्ट बीट्स आ गए, आज उनके इतना हो गया। सो एक अलग सेलिब्रेशन हमारा घर में रहता था, एंड यू विल नॉट बिलीव बट दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू फील। तो इसलिए ऐसे कि आई मस्ट शेयर दिस हियर पब्लिकली आल्सो। हमारी लॉकडाउन में हमारी बेटियां भी यहाँ घर पे थी, तो वो बोलते थे क्यों आप इतना खुश रहते हैं, इतने तो महीने हो जाते हैं। उन्हें भी मालूम था कि हाँ सोनोग्राफी हुई, इतने महीने क्रॉस हो गए उनके, सब ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं हुआ है। तो हमारे घर में भी एक अलग खुशी रहती थी आपके लिए। क्योंकि इतनी मिसकैरेजेस, एक्चुअली इतनी मिसकैरेजेस, मेजर कंसर्न था। हाँ राइट, कि आप मेरा इतना ख्याल रख रहे थे। इवन यू सेड कि सूफिया आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए, आपका शुगर कंट्रोल में चाहिए। तो मैंने सोचा आज तक तो मुझे इतने इश्यूज हुए नहीं है, तो शायद से नहीं होंगे। पर जैसे केसेस आपने एक्सप्लेन किए थे, तो मैं बहुत ही खुद के ऊपर ध्यान देने लगी थी। मीन्स मेरा पूरा टाइम बेबीज के ऊपर, अरे बेबीज पेट में तो खाना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं था। यू इंट्रोड्यूस टू आसिया मैम, जो कि उन्होंने भी मेरा बहुत ख्याल रखा मेरे डाइट का। मुझसे जितना हो पा रहा था, उन्होंने भी कभी फोर्स नहीं किया, सूफिया आपको जितना हो पा रहा है वो हिसाब से खाओ, पर एटलीस्ट ये खाओ तो आपको। तो जैसे आपने एक्सप्लेन किया था कि ट्विंस प्रेगनेंसी में बियॉन्ड 15 kg वेट बढ़ता है, तो आई थिंक 7 मंथ में बेबीज का ही वेट इतना था और मेरा खाली डिलीवरी होने के बाद सिर्फ 1 किलो वजन बढ़ा था। और ये भी बहुत एक मेजर ये माइलस्टोन बोल सकते हो आप, कि मेरा वजन नहीं बढ़ गया, सिर्फ बेबीज के ऊपर ध्यान देना, ये अलग लेवल का केयरिंग रहता है डॉक्टर का, जो कि हर डॉक्टर को मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। आपने इतना केयर मुझे बेबीज के ऊपर तो ध्यान देते ही ये लोग, पर जो औरत डिलीवर करने वाली उसके बारे में भी तो सोचना पड़ता है, क्योंकि एक बार डिलीवरी सब लोग बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेडी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है जो डिलीवर करती है। और वो एक मदर टच है एक्चुअली आपके तरफ से मेरे लिए, जो आपने मेरे लिए केयर किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एक जो अटैचमेंट था वो म्यूचुअल था, लाइक मतलब हम लोग को वो पूरा जर्नी में, लाइक हम लोग पूरा साल भर 1-1.5 साल आई थिंक वी वर विजिटिंग कंटिन्यूअसली फॉर फर्स्ट फॉर LIT, उसके बाद में मेरी प्रेगनेंसी पर 15 डेज। तो वो अटैचमेंट जो था वो म्यूचुअल था। एंड यस वी आल्सो यूज्ड टू फील कि जो भी मैम बोल रहे हैं नहीं वो करना ही है, शी इज लाइक अ मदर टू अस। अगर उठना है तो उठेंगे, आप बोले बैठना है तो बैठेंगे। So I think we will come towards the end of our program. नहीं तो बातें ऐसी होती रहेगी, I think और घंटों जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट टाइम फॉर दैट। हाँ, आपने हिंदी में बोलने के लिए आप तैयार हो गए, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी काफी हिंदी ऑडियंस है जो शायद इंग्लिश नहीं समझ पाती इतनी अच्छे से, तो आप तैयार हो गए उसके लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपका संदेश बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला है। So I think we are really thankful to you for coming here on the show. और बहुत congratulations तो है ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप लोगों के लिए भी आगे की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ज्यादा से ज्यादा ये सब आपका हम बाकी लोगों को भी समझ में आए, हम लोग विश करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।